बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज कैंसर कीमोथेरेपी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल बात करें तो कोई भी अगर सेल है तो उसके ऊपर कुछ ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और कुछ बॉडी के अपने फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सेल डैमेज फेस करता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, जैसे किसी भी शख्स के जेनेटिक्स हैं तो वो उस सेल की डेथ कोज करवा सकते हैं, या बाहर से कुछ फैक्टर आ रहे हैं यानी एक्सोजिनस फैक्टर आ रहे हैं। बाहर से कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं? एक तो डाइट किसी बंदे की ऐसी है जिसकी वजह से सेल डैमेज हो रहा है, यहाँ फिर म्यूटेशंस की वजह से हमें पता है कि सेल डैमेज होता है। अब जब डैमेज सेल की फॉर्मेशन होगी तो हमें पता है कि नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम उसकी एपोप्टोसिस करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो डेथ हो जाती है उसकी। अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अब कैंसर सेल के अंदर क्या होता है कि कैंसर सेल के अंदर ये होता है कि जो डैमेज सेल है ना, उसके अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है। ज़्यादातर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है और कुछ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। इसको हमने नियोप्लेजिया में भी डिस्कस किया था। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगी, जिसकी वजह से एक मैस की फॉर्मेशन होगी और अल्टीमेटली नियोप्लेजिया हो जाएगा। तो ये जनरल हमने बात कर ली कि सेल के अंदर कैसे डैमेज सेल कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि माइक्रोस्कोपी पे जब हम देखेंगे कि ये नॉर्मल सेल है या कैंसर सेल है? जब नॉर्मल सेल की बात करते हैं ना तो उसका साइटोप्लाज्म लार्ज होता है, जबकि कैंसर सेल में न्यूक्लियस बड़ा हुआ होता है और साइटोप्लाज्म स्मॉल होता है। इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और जबकि इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलस में सिंगल होगा और इसके अंदर मल्टीपल एंड लार्ज न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर जो क्रोमेटिन है ना वो फाइन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी, जबकि इसके अंदर कंडेंस या कोर्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये हमने कुछ जनरल बातें कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम कीमोथेरेपी में अप्रोच कैसे करते हैं पेशेंट्स को। इसमें 3 क्लिनिकल सेटिंग्स आती हैं। एक होती है प्राइमरी इंडक्शन थेरेपी और एक होती है नियो इंजेक्टिव एडजुवेंट थेरेपी और एक होती है एडजुवेंट थेरेपी। अब हम इनकी बारी बारी बात कर लेते हैं। प्राइमरी इंडक्शन ट्रीटमेंट उस ट्रीटमेंट को कहते हैं कि कोई भी सर्जरी के बगैर खाली हम कीमोथेरेपी के ही थ्रू कैंसर को ट्रीट करें, तो इस तरह के ट्रीटमेंट को हम प्राइमरी इंडक्शन ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्राइमरी इंडक्शन ट्रीटमेंट क्या होता है कि सर्जरी के बगैर ही कीमोथेरेपी के थ्रू हम कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, इसको हम प्राइमरी इंडक्शन ट्रीटमेंट बोलेंगे। फिर आता है नियो एडजुवेंट थेरेपी। नियो एडजुवेंट का क्या मतलब है कि सर्जरी से पहले ना हम ट्यूमर के साइज को स्मॉल करने के लिए जो कीमोथेरेपी देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट। तो ये किन पेशेंट्स को देंगे? जिनमें लोकलाइज्ड डिजीजेस प्रेजेंट है, यानी जो ट्यूमर है वो लोकलाइज्ड जगह पर पड़ा हुआ है, इस उसकी लोकेशन का भी हमें अंदाज़ा है कि इस जगह पर पड़ा हुआ है। तो कीमोथेरेपी के थ्रू हम उसके साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे सर्जरी से पहले। फिर आता है एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम सर्जरी के दौरान या फिर सर्जरी के बाद हम दे रहे होते हैं कीमोथेरेपी। इसका फ़ायदा ये होता है कि सर्जरी के बाद अगर रिलैप्स के चांसेस हैं ना किसी भी ट्यूमर के, तो वो इनहिबिट हो जाते हैं इसके थ्रू। तो एडजुवेंट थेरेपी का क्या फ़ायदा हुआ कि सर्जरी के बाद अगर रिलैप्स का खतरा है ना किसी भी ट्यूमर का, तो वो उस कंडीशन को इनहिबिट कर देगी एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो ये 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं। एक होती है प्राइमरी इंडक्शन ट्रीटमेंट, नियो एडजुवेंट एंड एडजुवेंट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो सेल साइकिल काइनेटिक्स और एंटी कैंसर ड्रग्स दे रही हैं, ये कौन से हाइपोथेसिस को फॉलो करती हैं। इसमें एक हाइपोथेसिस आता है, दैट हाइपोथेसिस इज लॉग किल हाइपोथेसिस। ये लॉग किल हाइपोथेसिस क्या चीज़ है कि ये कहता है कि जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, यानी जो कैंसर में हम ड्रग्स दे रहे होते हैं, ये फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने का क्या मतलब है कि जब एक गिवन डोज देंगे ना हम कीमो ड्रग्स की, तो एक प्रोपोर्शन ऑफ सेल पॉपुलेशन को डैमेज करेगा या किल करेगा। यानी कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल को किल नहीं करेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ सेल को किल करेगा एक गिवन डोज ऑफ कीमो ड्रग्स। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हमने ड्रग दी तो 40% जो कैंसीरियस सेल्स थे वो डैमेज हो गए। अब जब दोबारा देंगे तो दोबारा भी कितने होंगे? 40% सेल दोबारा से कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये लॉग किल हाइपोथेसिस होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लॉग किल हाइपोथेसिस है ना, ये फॉलो करता है लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हमने ड्रग दिया तो उन्होंने 3 लॉग किल कर दिए, यानी 3 लॉग किल कैंसर सेल की पॉपुलेशन उन्होंने कम कर दी। 3 लॉग किल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास क्वांटिटी 10 की पावर 12,
तो 3 लॉग किल में ये होगा कि 10 की पावर 12 से कम होकर 10 की पावर 9 रह जाएगी। तो ये होता है हमारे पास लॉग किल हाइपोथेसिस। इसमें आपने मेनली ये याद रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ सेल पॉपुलेशन पे ये एक्ट करता है रादर देन कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो ये हमारे पास हो गया लॉग किल हाइपोथेसिस। अब इसमें ये डायग्राम आती है। इस डायग्राम में देखो तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर हमारे पास जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो नंबर ऑफ़ सेल बड़ी तेज़ी से कम हुए हैं, बड़ी तेज़ी से कम हुए हैं ना। ये देखो यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंसर सेल है। तो जब जितनी जल्दी हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर लिया ना, उतनी ही जल्दी हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो सर्जरी के थ्रू हमने रैपिड नंबर ऑफ़ सेल्स को कम कर लिया, ठीक होगी। तो उसके बाद देखो तो ये वाला कर्व आता है। इसमें देखो तो डायग्नोसिस थोड़ा सा लेट हुआ है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेल्स को कम होने में। अब ये ग्राफ इस तरह से क्यों है? इस तरह से इसलिए है क्योंकि एक डोज दिया हमने, जब एक डोज देंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। फिर जब डोज का इफेक्ट कम होने लग जाएगा तो नंबर ऑफ सेल्स फिर दोबारा से थोड़े से बढ़ेंगे, फिर दोबारा दूसरी डोज देंगे, फिर दोबारा थोड़े से सेल्स बढ़ेंगे, फिर दोबारा दूसरी डोज देंगे। तो इस वजह से ये कर्व कुछ इस तरह से आया। अब सबसे राइट वाला कर्व देखो, जिसमें हमारे पास ना सिम्टम्स अपीयर होने लग गई हैं कैंसर की। अब इस केस में क्या होगा कि सिम्टम जब अपीयर होने लग जाती है तो हमें पता है कि जो मामला है ना वो हमारे बस से बाहर हो गया। तो इस केस में ये कर्व नीचे की तरफ नहीं आएगा, डेथ की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास कर्व था लॉग किल हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट हमें पता है कि कोई भी सेल हो वो कुछ सेल साइकिल के थ्रू पास करता है। अब सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं। एक फेज़ होता है हमारे पास G1 फेज़ होता है। उसके अलावा S फेज़ होता है, G2 फेज़ होता है, M फेज़ या जिसको हम माइटोटिक फेज़ बोलते हैं वो होता है। और कुछ सेल्स होती हैं या मोस्टली सेल्स होती हैं जो कि हमारे पास G0 फेज़ के अंदर भी जाते हैं। अब G0 फेज़ के अंदर जाने का क्या मतलब है कि ये रेस्टिंग स्टेट के अंदर चले गए हैं, रेस्टिंग स्टेट के अंदर चले गए। सबसे पहले G1 की बात करें तो ये प्रीसीड करता है डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए सिंथेसिस के बाद ये हो रहा होता है G1 फेज़। फिर S फेज़ आता है। S फेज़ में हमें पता है ना G1 फेज़ डीएनए सिंथेसिस से पहले हो रही होती है। फिर S फेज़ आता है जिसमें हमारे पास डीएनए सिंथेटिक फेज़ होता है, यानी डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। फिर G2 फेज़ होता है जो कि डीएनए सिंथेसिस के बाद हो रहा होता है और माइटोसिस से पहले हो रहा होता है। और फिर आता है हमारे पास एम फेज़ में हमें बताया कि माइटोसिस हो रही होती है। और G0 फेज़, G0 हमने कहा कि ये रेस्टिंग स्टेट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कीमो ड्रग्स होती हैं ना, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरीज कैसे होती हैं कि कुछ ऐसे कीमो ड्रग्स होती हैं जो कि सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होती हैं। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है कि ये एक्ट कर रहे होते हैं, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग एक्ट कर रहे होते हैं एट G0 फेज़, यहाँ पर रेस्टिंग स्टेट। तो ऐसे एंटी कैंसर एजेंट्स जो कि सेल साइकिल और जो रेस्टिंग फेज़ है दोनों के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, ठीक होगी बात। और कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स जो कि सेल साइकिल के स्पेसिफिक फेज़ के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, यानी वो G0 के ऊपर या रेस्टिंग स्टेट के ऊपर नहीं एक्ट करे, वो उसकी जब डिवीजन हो रही है ना तब एक्ट कर रहे होंगे। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि S फेज़ के ऊपर अपना एक्शन रख रहे हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि M फेज़ के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। अभी हम इनकी डिटेल्स भी देखेंगे। तो अभी आप ये बात दिमाग में रखें कि जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हैं वो सेल साइकिल और जो रेस्टिंग फेज़ है दोनों के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, कैंसर सेल प्रेजेंट हैं, उन दोनों को किल करेंगे। जबकि जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है ना, वो स्पेसिफिकली सेल साइकिल के अंदर जो सेल्स है ना उनको किल करेंगे, G0 वालों को किल नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम कैंसर की ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ना तो मोस्टली ड्रग हम कम्बिनेशन के अंदर दे रहे होते हैं। अब इसकी क्या वजह होती है, सबसे पहले हम इसकी ना प्रिंसिपल को समझ लेते हैं कि जब हम कम्बिनेशन थेरेपी देंगे तो कौन से प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो लॉग किल हमने पीछे पढ़ा है ना उसको इंक्रीज़ कर देगा। जैसे लॉग किल की पावर जब इंक्रीज़ होगी तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा कम होंगे। तो कम्बिनेशन थेरेपी का एक फ़ायदा ये होगा कि हमें लॉग किल मार्केटली अचीव हो गया, ठीक इंक्रीज़ हो गया, और दूसरा हमें साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट मिल गए।
साइनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होते हैं कि दो ड्रग्स मिलकर बेटर रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, कम्बिनेशन थेरेपी देते हुए हमें कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना होता है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जो हम ड्रग्स दे रहे हैं वो जब हम अकेला भी देंगे ना किसी पर्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट, तो वो अकेला भी उसको एक्टिव होना चाहिए। ये ना हो कि वो उस कैंसर के अगेंस्ट एक्टिव ही ना हो, फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर दूसरा ये होता है कि जो हम ड्रग दे रहे हैं उनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, तो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए उन ड्रग्स में, यानी जो हम दो ड्रग्स दे रहे हैं उन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उनके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं ना वो भी डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर सेम टॉक्सिक इफेक्ट होंगे तो वो टॉक्सिसिटी के चांसेस को और ज़्यादा कर देंगे। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल हो गए कि कम्बिनेशन थेरेपी में हमने कौन कौन से चीज़ों को दिमाग में रखना होता है। तो कम्बिनेशन थेरेपी का रोल क्या है कि मैक्सिमल किलिंग इफेक्ट जनरेट होता है इससे। मैक्सिमम सेल किल होता है विद इन द रेंज ऑफ टॉक्सिसिटी, और ये ब्रॉडर रेंज ऑफ इंटरेक्शन को प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन ड्रग्स एंड ट्यूमर सेल्स विद डिफरेंट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन हेट्रोजीनियस ट्यूमर पॉपुलेशन। इट में प्रिवेंट और स्लो द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर ड्रग रेजिस्टेंस, यानी जो ड्रग रेजिस्टेंस है ट्यूमर सेल्स के अंदर उसको ये प्रिवेंट या फिर स्लो डाउन कर रहा होता है। हम सिलेक्शन कैसे करेंगे ड्रग्स की? एक तो हम मोस्टली हमने कहा ना कि हम कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं, मोस्टली हम कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं। अब प्रिंसिपल हम उन ड्रग्स की एफिकेसी, उनकी टॉक्सिसिटी, शेड्यूलिंग, इंटरेक्शन और जो डोज चेंजेस हैं उनको दिमाग में रखते हुए ड्रग्स को चॉइस करेंगे। अब किसी भी कैंसर सेल में क्या कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसमें वो एंटी कैंसर ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे होते हैं। एक होती है प्राइमरी रेजिस्टेंस और एक होती है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। प्राइमरी रेजिस्टेंस में क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ रिस्पांस ऑन फर्स्ट एक्सपोजर, यानी फर्स्ट एक्सपोजर पर ही एब्सेंस ऑफ रिस्पांस हमें मिलेगा। अब इसकी क्या वजह है कि जीनोमिक यानी जेनेटिक्स के अंदर ही उसके कैंसर सेल्स के अंदर ये पावर है कि वो रेजिस्टेंस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जीन होती है जिसको हम TP53 बोलते हैं, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है। इसके अंदर जेनेटिकली म्यूटेशन आ जाए तो हम कहते हैं कि प्राइमरी रेजिस्टेंस आई हुई है। दूसरा, डिफेक्ट इन मिसमैच रिपेयर एंजाइम फैमिली, ये इसकी एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट आती है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस तब डेवलप होगी जब हम एंटी कैंसर एजेंट्स को बार बार दे रहे होंगे। तो ये स्पेसिफिक होगी सिंगल ड्रग के अगेंस्ट, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फिनोटाइप इसके अंदर अकर होगी। अच्छा, अब ये जो प्राइमरी और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है इसके अलावा भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के रेजिस्टेंस के। एक मैकेनिज्म होता है कि DNA रिपेयर को इंक्रीज कर दें। DNA रिपेयर इंक्रीज का क्या मतलब है कि हमने कोई भी एंटी कैंसर ड्रग दिया, उसने बॉडी के अंदर जाकर कोई भी एंटी कैंसर हमने ड्रग दिया ना बाहर से, उसने बॉडी के अंदर जाकर सेल के अंदर जब वो गया तो उसने DNA को डैमेज कर दिया। अब ये वाला जो DNA है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिपेयर करना शुरू कर दे, तो इस तरह से भी एंटी कैंसर ड्रग्स रेजिस्टेंस को शो करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि हम ना ट्रैपिंग एजेंट्स की फॉर्मेशन करवा दें। ट्रैपिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि वो ट्रैप कर लेते हैं, इस तरह से कोई भी एंटी कैंसर ड्रग को वो ट्रैप कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अंदर एक एग्जांपल आती है थायोल ट्रैपिंग एजेंट्स की। ठीक होगी बात। तीसरा मैकेनिज्म ये होता है कि जो टारगेट एंजाइम्स होते हैं ना उनके अंदर चेंजेस आने लग जाए। फॉर एग्जांपल एक अभी हम आगे जाके अभी एंजाइम पढ़ेंगे डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसके अंदर चेंजेस आने लग जाए। जब इसके अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे तो एंटी कैंसर ड्रग उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। ठीक होगी बात। चौथे नंबर पे मैकेनिज्म आता है कि प्रो ड्रग की एक्टिवेशन कम हो गई है। प्रो ड्रग क्या होती है? प्रो ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि बॉडी के अंदर जाकर एक्टिव होती है, तो जब उसकी एक्टिवेशन ही होगी तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये एक चौथा मैकेनिज्म होता है। पांचवा मैकेनिज्म ये होता है कि जो एंटी कैंसर ड्रग दी है उसकी इनएक्टिवेशन हो गई है बॉडी के अंदर जाकर। ठीक होगी बात। और छठा मैकेनिज्म ये होता है कि हमने कुछ इफ्लक्स पंप पढ़े हुए कि जो ड्रग को ना सेल से बाहर भेज रहे होते हैं, जिसमें एग्जांपल होती है पी ग्लाइकोप्रोटीन्स की। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती हैं कि ये सेल के अंदर से ड्रग को पकड़ती हैं और सेल के बाहर फेंक देती हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ड्रग की जो एक्यूमुलेशन है ना सेल के अंदर वो डिक्रीज हो गई है। तो ये 6 मैकेनिज्म हमने पढ़े हैं। एक इंक्रीज DNA रिपेयर वाला, एक ट्रैपिंग एजेंट्स वाला, चेंजेस इन टारगेट एंजाइम वाला, प्रो ड्रग की एक्टिवेशन कम होने वाला, एंटी कैंसर ड्रग्स की इनएक्टिवेशन वाला और ट्रैपिंग एजेंट्स वाला।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स दे रहे हैं उनकी कुछ टॉक्सिसिटीज़ होती हैं। अब टॉक्सिसिटीज़ को याद रखने के लिए एक जनरल प्रिंसिपल है कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं ना, वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कहाँ कहाँ पे पड़े होते हैं? सबसे पहले देखें तो बोन मैरो बात करते हैं। बोन मैरो में क्या होते हैं? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ही है ना बोन मैरो के अंदर, जो कि WBC प्लेटलेट्स वगैरह की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर ये अपना एक्शन परफॉर्म करके माइलो सप्रेशन को कोज करवा देंगे। दूसरा GIT के अंदर भी हमें पता है कि म्यूकोजा कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रही होती है। तीसरा गुनेड्स के अंदर भी हमें पता है ना कि जो सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स, वो रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं स्किन सेल्स और नेफ्रॉन्स के सेल्स। तो एंटी कैंसर ड्रग्स की टॉक्सिसिटी की वजह से ये वाले जो एरियाज़ हैं ये स्पेसिफिकली इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा कुछ ये वाले एरियाज़ आते हैं जो कि लेस स्पेसिफिकली इफेक्ट होते हैं। इनमें हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, हाइपर यूरिसीमिया, कार्सिनोजेनिसिटी एंड प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर टॉक्सिसिटीज आ रही होती है। इनको आप इंशाल्लाह ताला इमेजेस के थ्रू समझेंगे, जिसकी वजह से आपकी विजुअल मेमोरी के अंदर ये आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली दो क्लासेस के अंदर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स और एक होते हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स। हमने पहले भी बात की है कि सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि उन सेल्स के ऊपर भी एक्ट करेंगे जो कि सेल साइकिल में से पास कर रहे हैं, और उन सेल्स के ऊपर भी एक्ट करेंगे जो कि रेस्टिंग फेज के G0 फेज के अंदर प्रेजेंट है। दूसरे है सेल साइकिल स्पेसिफिक। ये ऐसे एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं जो कि खाली उन्हीं सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे जो कि सेल साइकिल में से पास कर रहे हैं, जबकि G0 फेज के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उनको ये अफेक्ट नहीं करेंगे। तो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इनमें ये वाले एजेंट्स आते हैं। एक आते हैं हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स, दूसरे आते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज़, तीसरे आते हैं प्लेटिनम एनालॉग्स। ये जो प्लेटिनम एनालॉग्स है ना, ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर ही आ रहे होते हैं। चौथे आते हैं एंथ्रासाइक्लिन्स। तो ये वाले एजेंट्स हमारे पास सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हैं। दूसरे आते हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक। इसके अंदर आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे कि इसके अंदर एक तो एंटी फोलेट आ जाएंगे जो कि फोलेट की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं। फोलेट हमें पता है ना कि DNA की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो उसको इनहिबिट करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथोट्रेक्सेट को। दूसरे आएंगे पिरामिडीन्स एंटेगनिस्ट, यानी जो पिरामिडीन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस को रोकने वाले। इसके अंदर हमारे पास 5FU को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे पास डीऑक्सीसाइटिडीन एनालॉग्स। इसके अंदर हम साइटाराबीन और जेमटिसिटाबीन को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आते हैं प्यूरिन एंटेगनिस्ट। इसके अंदर हम 6-मर्केप्टोप्यूरिन को पढ़ेंगे। फिर आते हैं टोपो आइसोमरेज 2 इनिबिटर्स। ये जो टोपो आइसोमरेज होता है ना, ये DNA की सिंथेसिस जब हो रही होती है ना, तो उसके अंदर जो सुपर कॉइल्स वगैरह बन रहे होते हैं उसको इनहिबिट करने के लिए, यानी सुपर कॉइल्स को दोबारा स्ट्रैंड को सीधा करने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होता है। तो उस जब सुपर कॉइल्स ही हमारे पास सही नहीं होंगे, मतलब DNA स्ट्रैंड सीधा नहीं होगा, तो DNA रेप्लिकेशन नहीं हो सकेगी। तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एजेंट्स आते हैं, जैसे टोपो आइसोमरेज 2 इनिबिटर्स आते हैं और टोपो आइसोमरेज 1 इनिबिटर्स आते हैं। टोपो आइसोमरेज 2 इनिबिटर्स में हमारे पास ऑटोपोसाइड आता है, और टोपो आइसोमरेज 1 इनिबिटर में आयरिनोटिकन और टोपोटिकन आ जाता है। नेक्स्ट टेक्सेन्स आते हैं। इसके अंदर हमारे पास पेक्लीटेक्सेल, डॉक्सीटेक्सेल एंड कार्बाजीटेक्सेल आ जाते हैं। फिर आते हैं वेनका अल्कलॉइड्स, ये M फेज के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन एंड विनरेल्बाइन आ जाती है। फिर आते हैं एंटी माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स। इसमें आते हैं इरब्यूलिन। इसके अंदर इरब्यूलिन ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज़। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ब्लियोमाइसिन। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लियोमाइसिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स की, डिटेल से बात करने लगे अब हम। इसके अंदर हमने कहा कि सबसे पहले आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी आगे काफ़ी तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड। सबसे पहले कौन से एजेंट्स आ रही हैं? नाइट्रोजन मस्टर्ड आ रही हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल हैं, क्लोरम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड मैक्लोरिदामाइड। क्लोरम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड मैक्लोरिदामाइड, इनकी अभी हम बारी बारी भी बात करेंगे। कहते हैं नाइट्रोसूरियास। इसके अंदर आते हैं कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन, कार्मस्टाइन एंड लोमस्टाइन। फिर आते हैं अल्काइल सल्फोनेट्स। इसके अंदर एक एग्जाम्पल है ब्यूसल्फेन, ब्यूसल्फेन। फिर आते हैं कुछ अदर्स में 2 एग्जाम्पल है, एक प्लैटिनम एनालॉग्स,
ये वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सिस्प्लेटिन आता है, कार्बोप्लेटिन आता है और ऑक्जेलिप्लेटिन आता है। फिर आते हैं प्रोकार्बाजिन एंड डेकार्बाजिन। ये जो अदर्स वाले हैं ना, ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर्स वाले। सो स्टार्ट करते हैं बारी बारी, इनको डिटेल से देखते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इनका मैकेनिज़्म ये होता है कि ये डीएनए बेसिस के साथ अल्काइलेशन करवा रहे होते हैं। जब अल्काइल ग्रुप के ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए स्ट्रैंड की जो बेसिस होती है ना, उनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग डेवलप होने लग जाएगी। जब क्रॉस लिंकिंग डेवलप होगी तो एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगी, और एबनॉर्मल बेस पेयरिंग की वजह से क्या होगा कि डीएनए स्ट्रैंड है ना, वो अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ट्रांसफ़र करता है अल्काइल ग्रुप को टू द सेलुलर कंपोनेंट्स। फिर अल्काइलेशन होती है विद इन द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। अब होता क्या है अल्काइलेशन में कि एबनॉर्मल क्रॉस लिंकिंग होती है। जब एबनॉर्मल क्रॉस लिंकिंग होगी तो क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन और जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि कार्मस्टाइन को शो किया। कार्मस्टाइन हमने कहाँ पढ़ा है? नाइट्रोसूरिया कंपाउंड्स के अंदर पढ़े। कार्मस्टाइन क्या करेगा कि क्रॉस लिंकिंग करवा देगा एल्काइलेशन के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगी और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो मेजर साइट होती है ना अल्काइलेशन की डीएनए के अंदर, वो होती है N7 पोजीशन। N7 पोजीशन के ऊपर मेजर साइट होती है। ये जो N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन होती है ना, उसके ऊपर मेजर ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन होता है ना, ये सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर भी हो सकता है और बोथ स्ट्रैंड के ऊपर भी हो सकता है। अब जो मेजर अल्काइलेटिंग एजेंट्स है ना, वो बाई फंक्शनल है विद 2 रिएक्टिव ग्रुप्स, यानी इनके पास 2 रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड्स के साथ ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अल्काइलेशन का? कॉन्सिक्वेंस इसका ये होगा कि मिस कोडिंग हो जाएगी। मिस कोडिंग क्यों होगी? क्योंकि जो बेसिस है उनके साथ तो अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया ना, तो इसकी वजह से मिस कोडिंग हो जाएगी। मिस कोडिंग थ्रू एबनॉर्मल बेस पेयरिंग विद थायमीन, डीप्यूरिनेशन बाय एक्सcision ऑफ ग्वानिन रेसिड्यू, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज हो जाएगी अल्टीमेटली, जिसकी वजह से क्या हुआ अल्टीमेटली डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज हो गई। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर? जब हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स की रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म आते हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है कि इंक्रीज कैपेबिलिटी टू रिपेयर डीएनए लेजेंड्स। तो डीएनए के अंदर ब्रेकेजेस आ गए ना, उनको रिपेयर करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। इसकी हमने पहले भी बात की थी ना कि रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो जब एंटी कैंसर एजेंट देते हैं तो वो डीएनए के ऊपर अपना एक्शन करते हैं, और वो क्या करते हैं कि सेलुलर रिस्पॉन्स के थ्रू ना डीएनए के रिपेयर को ज़्यादा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। दूसरा, डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट इनटू द सेल। सेल के अंदर हमने उसकी एंट्री को ही कम कर दिया, डिक्रीज ट्रांसपोर्ट। तीसरा मैकेनिज्म होता है कि इंक्रीज एक्सप्रेशन और एक्टिविटी ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन ये क्या करेंगे कि ये कॉन्जुगेशन करवा देंगे अल्काइलेटिंग, कॉन्जुगेशन या फिर ट्रैपिंग करवा देंगे, जिसकी वजह से जो अल्काइलेटिंग एजेंट वो ट्रैप होकर रह जाएंगे और डीएनए के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चौथा मैकेनिज्म है कि इंक्रीज ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज एक्टिविटी। एस ट्रांसफरेज एक्टिविटी ये क्या करेगा कि ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसको ये कैटलाइज करेगा, यानी उसको इन्हेंस कर देगा। तो ये मैकेनिज्म होते हैं रेजिस्टेंस के। सबसे पहला मैकेनिज्म के रिपेयर की कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर दिया। दूसरा मैकेनिज्म सेल के अंदर उसकी ट्रांसपोर्ट को कम कर दिया। तीसरा मैकेनिज्म उसकी कॉन्जुगेशन करवा दी। चौथा मैकेनिज्म जो कॉन्जुगेशन में एंजाइम इन्वॉल्व था उसकी एक्टिविटी इन्हेंस करवा दी। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे भी शो किया हुआ है कि इट फॉर्म्स रिएक्टिव मोलिकुलर स्पीशीज दैट अल्काइलेट न्यूट्रोफिलिक ग्रुप ऑन द डीएनए बेसिस, पर्टिकुलरली N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन। इसकी वजह से क्या होगा कि क्रॉस लिंकिंग होगी बेसिस की और एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगी और डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज हो जाएगी अल्टीमेटली। यहाँ पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म शो किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड हमने कौन सी ग्रुप के अंदर पढ़ा? इसको हमने पढ़ा नाइट्रोजन मस्टर्ड ग्रुप के अंदर। अब साइक्लोफॉस्फामाइड की जब हम बात करते हैं ना, तो हेपेटिक साइटोक्रोम P450, एक मिनट, साइटोक्रोम P450 मीडिएटेड बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसकी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी जो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है ना, वो साइटोक्रोम P450 पर डिपेंड कर रही होती है।
अब इसका एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है एक्रोलीन। ये आपने इम्पोर्टेंट बात है कि इसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट एक्रोलीन होता है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। अब इसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इस डायग्राम में हमने पहले देखा था कि यहाँ पे देखो तो साइक्लोफॉस्फामाइड है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, इसके ऊपर एक्ट हुआ साइटोक्रोम हेपेटिक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और ये कन्वर्ट हो गया 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड के अंदर। और अल्टीमेटली देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड बना है, डेट कंपाउंड इज द एक्रोलीन। अब ये जो एक्रोलीन है ना, ये इसका एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है, यानी जो साइक्लोफॉस्फामाइड है उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है एक्रोलीन, इसकी वजह से एक इसका टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट होता है। दैट टॉक्सिक इफेक्ट इज कॉल्ड हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस होता है इस एक्रोलीन की वजह से। साइक्लोफॉस्फामाइड के यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमियाज, ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर में और न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो साइक्लोफॉस्फामाइड है इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब इस टॉक्सिक इफेक्ट को समझने के लिए कि मैंने ये वाली ड्रॉ की है, इसमें देखो तो सबसे ऊपर वाली साइड पर यहाँ पे मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को ड्रॉ किया है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमें पता है ना कि 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन निकल रहा होता है। तो एक इसका एडवर्स इफेक्ट होता है साइक्लोफॉस्फामाइड का कि ये एक सिंड्रोम करवाता है SIADH। SIADH क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। इसमें इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन हो रही होती है, तो ये एक इसका एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा हमारे पास नीचे वाली साइड पर आओ तो मैंने हार्ट और लंग्स को ड्रॉ किया। हार्ट और लंग्स का शो कर रहे हैं कि कार्डियक डिसफंक्शन कॉज करवाता है और पल्मोनरी टॉक्सिसिटी करवाता है। नीचे की तरफ आओ तो मैंने बैक साइड पर किडनी ड्रॉ की। अब जो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस है ना, ये बेसिकली मसला तो ब्लैडर का होता है, लेकिन मैंने किडनी में इसीलिए शो किया है क्योंकि अगर मैं वहाँ पर ड्रॉ करता ना तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है यूट्रस के साथ, तो मैंने इसलिए उसको किडनी में शो किया। तो जो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस है वो आपने याद रखना है कि वो ब्लैडर का मसला होता है, जो कि एक्रोलीन की वजह से होता है। एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है साइक्लोफॉस्फामाइड का एक्रोलीन, जो कि हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करवा रहा होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एडवर्स इफेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने साइकिल इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको याद रहे कि साइक्लोफॉस्फामाइड के ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो गए? एक हो गया SIADH हो गया। दूसरा हमारे पास कार्डियक डिसफंक्शन, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी एंड हेमोरेजिक सिस्टाइटिस इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आ गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैक्लोरिदामाइड की। अब ये जो मैक्लोरिदामाइड है ना, ये भी नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के अंदर आते हैं। मैक्लोरिदामाइड की इंट्रोडक्टरी बात करें तो ये स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसको हेपेटिक साइटोक्रोम की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर टू अ रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट। यूजेस इसके आते हैं कि ये यूज़ होता है इन द हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में इसको यूज़ कर होते हैं। टॉक्सिसिटीज़ की बात करें तो एक तो ये स्टेरिलिटी करवा रहा होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन करवाता है, बाकी इसके जनरलाइज हैं जैसे GIT डिस्ट्रेस, माइलोसप्रेशन और एलोपेशिया। ये वाले जो इफेक्ट्स होते हैं ना, टॉक्सिक इफेक्ट, ये जनरलाइज्ड हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप ये वाले एडवर्स इफेक्ट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने स्पेसिफिक ही लिखने होते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि साइक्लोफॉस्फामाइड के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, तो सबसे पहले आपने लिखने हैं हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, कार्डियक डिसफंक्शन, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी एंड SIADH। उसके बाद आपने लिखने हैं GIT डिस्ट्रेस, माइलोसप्रेशन एंड एलोपेशिया। इसी तरह अगर आपसे मैक्लोरिदामाइड के पूछें तो उसमें भी आपने सबसे पहले स्टेरिलिटी और ब्लिस्टर फॉर्मेशन लिखनी है, उसके बाद आपने GIT डिस्ट्रेस, माइलोसप्रेशन एंड एलोपेशिया लिखना है। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्लैटिनम एनालॉग्स। प्लैटिनम एनालॉग्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स हमने पढ़े हैं? एक था सिस्प्लैटिन, यानी प्लेटिन वाले इसके अंदर ड्रग्स आ जाते हैं। एक था सिस्प्लैटिन, एक था कार्बोप्लेटिन और एक था ऑक्जेलीप्लेटिन। अब ये जो सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लेटिन है ना, ये यूज़ हो रहा होता है इन द टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर के अंदर। जबकि जो ऑक्जेलीप्लेटिन है ना, ये कोलोन कैंसर के अंदर यूज़ हो रहा होता है। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है कि इसके अंदर भी O आ रहा है और कोलोन के अंदर भी 2 दफ़ा O आ रहा है, तो ऑक्जेलीप्लेटिन हम कोलोन कैंसर के अंदर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट इसकी टॉक्सिसिटी को याद रखने के लिए ये वाली डायग्राम है, जिसमें देखो तो सबसे पहले हमने ये आर्म के अंदर एक न्यूरॉन शो किया हुआ है। आर्म के अंदर एक न्यूरॉन शो किया हुआ है। ये क्या शो कर रहा है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी एक इसका एडवर्स इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
और एक तरफ मैंने यहाँ पर कान शो किया हुआ, कान के अंदर भी मैंने न्यूरॉन बनाया। ये क्या शो करा है कि अकोस्टिक नर्व डैमेज भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। अकोस्टिक नर्व डैमेज यानी जो ईयर के अंदर नर्व होती है वो भी डैमेज हो सकती है प्लेटिनम एनालॉग्स की वजह से। तीसरा मैंने इसका एडवर्स इफेक्ट शो किया है नेफ्रोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसकी वजह से हो सकती है और इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम मैनिटोल के थ्रू। तो तीन इसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो गए, न्यूरोटॉक्सिसिटी जो कि पेरिफेरल भी थी और अकोस्टिक भी थी, और तीसरी हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये हमारे पास एडवर्स इफेक्ट हो गए प्लेटिनम एनालॉग्स के, जिसमें हमने कौन कौन से ड्रग्स पढ़े हैं, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन एंड ऑक्सैलिप्लेटिन। सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन को हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, टेस्टिकुलर कैंसर में, ब्लैडर कैंसर में, लंग कैंसर में एंड ओवरी कैंसर में, जबकि ऑक्सैलिप्लेटिन को हमने कोलोन कैंसर में यूज़ किया। फिर आता है प्रोकार्बाजाइन। प्रोकार्बाजाइन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये हमने कौन सी कैटेगरी में पढ़ा था, अदर्स वाली कैटेगरी में पढ़ा था। तो अदर्स वाली कैटेगरी में हम प्रोकार्बाजाइन और डेक्कार्बाजाइन की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोकार्बाजाइन की बात करें तो ये रिएक्टिव एजेंट्स होता है डेट फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये किसकी फॉर्मेशन करवाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाता है, जो कि जनरेट करेगा फ्री रेडिकल्स को। अब फ्री रेडिकल्स क्या करवाते हैं, डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेकेज करवा देते हैं, यानी डीएनए डैमेज ही करवाना होता है ना फ्री रेडिकल्स ने। तो ये एक रिएक्टिव मॉलिक्यूलर स्पीशी की फॉर्मेशन करवाएगा, यानी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करवाएगा, जो कि अल्टीमेटली डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेकेज कॉज करवा देंगे। ठीक होगी बात। नेक्स्ट इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ये ओरली एक्टिव होता है और ये पेनिट्रेट कर देता है मोस्ट टिश्यूज़ के अंदर इंक्लूडिंग सीएसएफ। तो ये चूंकि सीएसएफ के अंदर पेनिट्रेट कर देता है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। यहाँ पर देखो तो ब्रेन ट्यूमर। सो इसके यूजेस में हमारे पास हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आ जाता है और ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इट इज़ एलिमिनेटेड बाय हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से ये एलिमिनेट होता है। तो ये बात होगी प्रोकार्बाजाइन की। टॉक्सिसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसको समझने के लिए ये वाली फिगर मैंने बनाई है। सबसे पहले मैंने ऊपर के साइड पर ब्रेन बनाया है। ब्रेन क्या शो कर रहा है, सीएनएस डिसफंक्शन। सीएनएस डिसफंक्शन को ये शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने उसी तरह न्यूरॉन बनाया है। ये क्या शो कर रहा है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को शो कर रहा है। अब यहाँ पर ना मैंने ब्लड को ड्रॉ किया, ये सारा ब्लड है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोकार्बाजाइन है ना, ये ल्यूक्यूमोजेनिक है। ल्यूक्यूमोजेनिक है यानी ये ल्यूकीमिया कॉज करवा रहा होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो तो मैंने स्किन के ऊपर कुछ डॉट डॉट दिखाए हैं। ये क्या शो करे कि स्किन रिएक्शन होता है इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर। और यहाँ पर देखो तो मैंने अल्कोहल की एक बोतल बनाई है। ये शो करे डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन को, यानी इसके टॉक्सिक इफेक्ट में एक आता है डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन। और आखिरी इसका एडवर्स इफेक्ट है माओ इनहिबिटर के तौर पर भी एक्ट कर होता है। बिल्ली को आपने देखा ना तो वो ऐसे बोल देती है माओ के अंदाज में। तो माओ इनहिबिटर इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है। तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो गए, सीएनएस डिसफंक्शन हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन हो गया, ल्यूक्यूमोजेनिक हो गया और माओ इनहिबिटर और स्किन रिएक्शन भी। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए प्रोकार्बाजाइन के। नेक्स्ट आता है ब्यूसल्फेन। ब्यूसल्फेन को हम यूज़ कर होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीएमएल, द ट्रीटमेंट ऑफ सीएमएल। और ये कॉज करवाता है एड्रीनल इंसफिशिएंसी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड स्किन पिगमेंटेशन। ये एमसीक्यू की उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन। कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये हाईली लिपिड सोलेबल ड्रग्स होते हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर में देने। लिपिड सोलिबिलिटी का यही फ़ायदा होता है ना कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ब्रेन के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कार्मस्टीन और लोमस्टीन हाईली लिपिड सोलेबल हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर में हम यूज़ कर रहे होते हैं।